पाठ नियोजन यानी लेसन प्लानिंग, उसके अंदर जो प्लानिंग की जो बात है उसके ऊपर आते हैं। देखो प्लानिंग क्या है, यानी नियोजन की जो अवधारणा है वो देखिए, किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करते हुए निश्चित करें, यानी आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, चाहे पढ़ाना हो या लिखना हो या कोई भी काम करते हो, ठीक है, उसको सफलतापूर्वक करने के लिए आपको उसके कार्य के अंदर सफलता चाहिए, तो आप एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करते हो, एक साधन अपनाते हैं जिसका नाम है योजना या नियोजन। यानी बिना आप कोई भी योजना के कोई भी कार्य करोगे, यानी आपके पास कोई योजना नहीं है और आप कोई भी कार्य करोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। यानी आपने अगर योजना बना ली, ठीक है, आपने योजना बना ली तो आप वो कार्य सफलतापूर्वक करोगे और आपका जो निश्चित लक्ष्य है उसकी तरफ आप जा सकते हो। इसीलिए जो नियोजन है, योजना हमें एक मार्गदर्शन प्रदान करती है कि हमें इस रास्ते में जाना है, ये हमारा पथ है। ये क्या क्रमबद्धता देती है, यानी एक एक स्टेप देती है, यानी एक सिटी चढ़ दूसरी सिटी अपने आप आ जाएगी, फिर तीसरी सिटी अपने आप ये करती रहती है। फिर मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ बनाती है, यानी जो आपने पढ़ाया है क्लास के अंदर, ठीक है, आपका जो शिक्षण के उद्देश्य है, लक्ष्य है, उनका जो खाते में आपको प्राप्ति हुई है उसके बारे में भी ये क्या मूल्यांकन को आपको वस्तुनिष्ठ बनाती है। आपने जो कार्य किया है उसमें क्या क्या कमी रही है, क्या क्या अच्छाइयां है, वो क्या है एक मूल्यांकन का रूप हमें प्रदान करती है। शिक्षण योजना की जो परिभाषा है वो देखते हैं। सबसे पहली है डेविस महोदय के अनुसार डेफिनेशन ऑफ टीचिंग प्लान, यानी डेविस है ना, उन्होंने ये कहा कि शिक्षण योजना शिक्षक के द्वारा निर्मित, यानी कौन बना रहा है उसको, शिक्षक ही बनाएगा, यानी वो खुद बनाएगा और जिसके द्वारा वो क्या करेगा, शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति करेगा। यानी शिक्षण योजना है शिक्षक द्वारा निर्मित होती है, उसका जो लक्ष्य है क्या होता है, अपने जो शिक्षण उद्देश्य है उनकी प्राप्ति करना, यानी ज्ञान अवबोध ज्ञान जो अभिरुचि अभिवृद्धि है उनका वो क्या करता है, प्राप्ति करता है, ठीक है। फिर है मार्शल के अनुसार योजना को चिंतन अभिवृद्धि समझना चाहिए, यानी चिंतन भी है और ये क्या है, अभिवृद्धि क्या है, योजना। अतः शिक्षण में इसका उचित स्थान निर्धारित किया जाना चाहिए, यानी आपको अपना चिंतन और जो मानसिक क्षमता है उसको बढ़ाना है तो आपको योजना बनानी होगी। इससे क्या होगा कि जो पढ़ाने का तरीका है वो अच्छा होता है, उसमें क्रमबद्धता आती है, उसका आप वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कर पाते हो, ठीक है। और जो शिक्षण योजना है उसके दो प्रकार माने गए, पहला है दीर्घकालीन, दूसरा है अल्पकालीन। अल्पकालीन यानी कम, नाम से लग रहा है कि ये कम समय की होगी और दीर्घकालीन ज्यादा समय की होगी। जिसमें है पहला आपका वार्षिक योजना। वार्षिक योजना यानी पूरे साल भर की जो लेसन प्लान है वो आपको इसमें बनाना होता है, यानी साल भर में आप क्या पढ़ाओगे, कब पढ़ाओगे, ठीक है, किस महीने में कौन सी चीज पढ़ाओगे, वो चीज आपको बतानी होती है वार्षिक योजना के अंदर। एक तरह से आपका ऐसे मान लो जो किताब होती है, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हो उस सब्जेक्ट की जो बुक होती है उसकी जो इंडेक्स होती है, यानी जो अनुक्रमणिका होती है, वो ही क्या है कि वार्षिक योजना, ठीक है। फिर अल्पकालिक में देखो मासिक योजना, यानी एक महीने में बारे में आप क्या पढ़ाओगे। जैसे वार्षिक योजना है, आप किताब के अंदर इंडेक्स में आपने देखा होगा जो आपका जो सिलेबस होता है या फिर जो किताब होती है इकाइयों में बटी होती है, वही क्या हो गई, एक इकाई योजना हो गई। उसके अंदर हम क्या करते हैं, लक्ष्य उद्देश्य निर्धारित करते हैं, ये जो पाठ है इसकी जो इकाई, इसी इकाई का ये प्रकार हम कब पढ़ाएंगे वो तय करते हैं। फिर दैनिक पाठ योजना, ये भी क्या है मासिक योजना का भाग है, हम डेली एक महीने के अंदर हम क्या क्या पढ़ाएंगे, क्या क्या हम बच्चों से जो उद्देश्य है उनकी प्राप्ति कर पाएंगे। दैनिक पाठ योजना में हमने आधे घंटे में या 40 मिनट में हम जो पढ़ाएंगे, ठीक है, उसके अंदर हमें क्या क्या उसको विषय वस्तु हम उसको पढ़ाएंगे और क्या क्या हमें जो लक्ष्य है आधे और जो उद्देश्य है आधे घंटे के हम जो बनाए हैं उनका मूल्यांकन भी करेंगे, उनकी प्राप्ति भी करेंगे, यानी ज्ञान अवबोध ज्ञान अभिरुचि अभिवृद्धि, ठीक है। इनका हम क्या करेंगे आधे घंटे के अंदर, यानी एक दिन का जो आधा घंटा है उसके अंदर हम जो लक्ष्यों की प्राप्ति करेंगे वो इसमें शामिल है। उसकी जो योजना बनाएंगे वो इसमें आती है। इकाई योजना में बहुत सारे 3-4 जो पार्ट है उनकी एक जगह क्या आती है, योजना होती है। अब दैनिक पाठ योजना तो हम बीएड के अंदर बनाएंगे। फिर क्या होता है, जब स्कूलों में जाते हैं तो काफी वर्कलोड रहता है, तो उस वर्कलोड को से बचने के लिए हम क्या करते हैं, यानी पाठ योजना है ये आप कम से कम 6 पेज में बनेगी, ठीक है। 6 पेज से बचने के लिए हम क्या करेंगे, संक्षिप्त पाठ योजना बनाएंगे जो एक ही पेज की बनेगी, ठीक है। और वो क्या करेंगे, इसके जो सारे लक्ष्य उद्देश्य हैं और जो शिक्षण बिंदु उसको कवर करके बनाए जाएंगे, ठीक है। हम पढ़ेंगे वार्षिक योजना, फिर मासिक योजना, इकाई योजना, दैनिक पाठ योजना और संक्षिप्त पाठ योजना। अब हम देखेंगे जो वार्षिक योजना है जो दीर्घकालीन योजना के अंतर्गत आती है, ठीक है। दीर्घकालीन योजना में
एक ही है आपकी वार्षिक योजना। उसका जो अर्थ है मीनिंग ऑफ ईयरली या एनुअल प्लान। इसके देखो अध्यापक द्वारा, यानी कौन बना रहा है, अध्यापक, ठीक है, उसकी एक डायरी होती है जिसको दैनंदिनी इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, में सत्र पर्यंत यानी साल भर का शिक्षण कार्य एवं अन्य करने कार्य यानी जितने भी सहायक जो गतिविधियां करेगा शिक्षक, वो सबकी क्या बनाता है, एक रूपरेखा तैयार करता है। क्या बनाता है, रूपरेखा तैयार करता है, उसे हम क्या कहते हैं, वार्षिक योजना कहते हैं। यानी अध्यापक ही तैयार करता है और अपनी डायरी भी तैयार करता है और साल भर का करता है शिक्षण कार्य, और जो दूसरी शैक्षिक गतिविधियां होती है उनकी क्या करता है, रूपरेखा तैयार करता है। वही क्या है हमारी वार्षिक योजना। फिर देखो एक सत्र में साल भर हो गया, अध्यापन यानी जो पढ़ाओगे आप की जाने वाली संपूर्ण विषय वस्तु, जो कुछ भी आप पढ़ाओगे को समय पर एंड टाइम पर क्या करोगे, सत्रांत यानी साल भर से पहले ही आप क्या करोगे, पढ़ा लोगे और उसका दोहरान भी कर लो। ऐसी आपकी योजना होनी चाहिए। यानी जो एक सत्र में आपने जो भी कुछ भी आपको पढ़ाना है, ठीक है, जो विषय वस्तु आप पढ़ाओगे उसको समय से पहले करना है, प्लस उसका दोहरान भी किया जाना चाहिए। वो क्या है, आपकी वार्षिक योजना। यानी इसके अंदर हम क्या क्या बातें ध्यान में रखते हैं, तो विद्यार्थी की स्थिति और कार्य क्षमता कितनी है, यानी हम स्कूल की कैपेसिटी और उसकी जो स्थिति है कैसी है, आर्थिक हालत सही है नहीं, उसके अनुसार हमें वार्षिक योजना बनाई जानी चाहिए। छात्रों का जो बौद्धिक स्तर है, यानी छात्र कितने होशियार है, क्लास में कितने औसत विद्यार्थी है, कितने कमजोर विद्यार्थी है, उनको भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। फिर शैक्षिक उपकरण यानी जो शिक्षा सहायक सामग्री होती है वो कैसी विद्यालय में उपस्थित है, कैसे हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। फिर शिक्षा क्रम, भाई कौन सी क्लास हमें मिली है पढ़ाने को, ठीक है, उसके अनुसार आप उसको बनाएंगे। फिर पाठ्यक्रम, भाई जो सिलेबस है उसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं, क्या सिलेबस में बदलाव आ गया है, या फिर नया सिलेबस आया उसके अनुसार हमें जो वार्षिक योजना है वो बदलकर बनानी पड़ेगी। फिर समय सीमा का हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या भी करना है, उसका दोहरान भी कराना है। यदि हमने साल भर जो पढ़ाना है उसका एक बार दोहरान हो जाए, ऐसी हमारी क्या होनी चाहिए, वार्षिक योजना होनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपका जो रिजल्ट है वो बच्चों का अच्छा जाएगा और आपको भी तरक्की हो जाएगी। वार्षिक योजना है, ठीक है, उसकी जो महत्व है उपादेयता है वो देखेंगे। इंपॉर्टेंस यूटिलिटी ऑफ एनुअल प्लान, वार्षिक योजना हमारे लिए क्यों उपयोगी है, अध्यापकों के लिए क्यों आवश्यक है। देखो शिक्षण कालांशों का आभास यानी जो आप साल भर में आपको ये पता लग जाता है कि वार्षिक योजना से आपको इतने पीरियड मिलेंगे पढ़ाने को, तो आप उसके अनुसार जो पाठ्य वस्तु है उसको विभाजित करते हो समय के अंदर, और उससे ये पता लगता है कि आपको इतने समय में आपको सिलेबस कराना है पूरा, फिर उसका दौरान भी रिवीजन भी आपको इतने समय में करवाना है। ये पता लगता है आपको किससे, शिक्षण कालांशों से, वो किस पे आधारित है, आपकी वार्षिक योजना। फिर इकाई उद्देश्य को क्या, यानी वार्षिक योजना आपने बना ली तो आपको क्या है, इकाई जब बनाओगे तो उसके उद्देश्यों के ज्ञान है पहले से आपको हो जाता है। यानी इकाई के अंदर हम क्या क्या उद्देश्य लेंगे उसका हमें ज्ञान कब पहले ही पता लग जाता है, किससे, वार्षिक योजना से। फिर प्रथम द्वितीय तृतीय जांच परीक्षा होती है और अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा तक पाठ्यक्रम पूर्ण कराना है। ये हमें पहले से पता लगता है कि फर्स्ट टेस्ट का ये, सेकंड टेस्ट का ये सिलेबस है, थर्ड टेस्ट का ये सिलेबस है, अर्धवार्षिक का ये सिलेबस है और वार्षिक परीक्षा का ये सिलेबस है। तो सिलेबस समय से पहले पूरा करवाना है, प्लस उसका दोहरान भी करवाना होता है। ये हमें किससे पता लगता है, वार्षिक योजना से। फिर है सुधारात्मक मूल्यांकन, यानी विद्यार्थियों में क्या क्या कमी रही है उनका सुधार करने के लिए हमें उस मूल्यांकन में हमें कौन सहायता देता है, वार्षिक योजना देती है कि इसमें ये कमी रह गई तो उसको सुधार कर हम बच्चों को पढ़ाएं। फिर है इकाईवार पूर्व तैयारी, यानी इकाइयों को अगर हम वार्षिक योजना को बाद में बांटेंगे तो उससे पहले हमें एक तरह से पूरी तैयारी मिल जाती है कि हम इकाई योजना को कैसे, कितने भागों में हम जो पाठ्यक्रम उसको बांटेंगे, पांच इकाइयों बांटेंगे, 6 इकाइयों बांटेंगे, तो हमें सब कुछ पहले से पता चल जाता है, किससे, वार्षिक योजना। फिर है इकाई व दैनिक पाठ योजना में सहायता, यानी जो इकाई योजना बनाते हो, फिर इकाई योजना से फिर आप क्या बना रहे हो, दैनिक पाठ योजना बना रहे हो, उनमें कौन सहायता करता है, आपको वार्षिक योजना सहायता करती है कि आपको क्या क्या शिक्षण उद्देश्य रखने, क्या क्या पाठ्य सामग्री जो पाठ्य वस्तु है उसको आपको कौन से पाठ रखने हैं, ठीक है, कौन से आपको चैप्टर रखने, उस चैप्टर का कौन सा आपका टॉपिक या प्रकरण आपको रखना है पढ़ाने के लिए। तो ये क्या है, एक तरह से सहायता करती है, उसका एक तरह की जो आधार है, नींव है, वो बनती है कौन, वार्षिक योजना। फिर अध्यापन कार्य में नियमितता आती है, यानी आपको एक तरह से पूरा शेड्यूल पता होता है कि मेरे को ये चीज अब पढ़ानी है, ये चीज अब पढ़ानी है,
तो आपके जो अध्यापन कार्य में क्या होता है, निश्चितता आ जाती है, आप में एक क्रमबद्धता आती है, आप लगातार ये चीज पढ़ाते जाओगे और आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा और आपके लक्ष्य और उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी। 8वां है शिक्षण कार्य सुव्यवस्थित, यानी आपको इससे पता लगता है कि आपको कब कौन सी शिक्षण विधियां काम में लेनी है और जो शिक्षण सहायक सामग्री है कौन सी लेनी है और जो सहायक गतिविधियां हैं आपको कौन कौन सी करानी है क्लास के अंदर और क्लास के बाहर। यानी एक तरह से पूरा सुनियोजित होता है और सुव्यवस्थित आपको एक तरह से वर्क प्रदान करता है कि आपको ये कार्य है जो वर्क है ऐसे करना है। फिर है 9वां छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान, ये भी बताता है कि जो विभिन्न छात्र हैं उनकी जो कार्य क्षमता है उसके अनुसार आप पढ़ाएं क्लास के अंदर, ठीक है, पूरे साल भर को आप ऐसे आपको जो सिलेबस उसको पढ़ाएं। और जो बच्चों में जो कई होशियार बच्चे हैं, कोई मंदबुद्धि वालक है, कोई पढ़ने में होशियार है, कोई खेलकूद में होशियार है, उन सबको साथ लेकर चलना होता है। तो पाठ्य योजना में वो समायोजित नहीं कर पाते, इसलिए जो वार्षिक योजना है उसके अंदर हम उसको एडजस्ट करके पढ़ाते हैं पाठ्यक्रम को, और जो साल भर से पहले हम क्या सिलेबस कर लेते हैं और रिविजन भी हम कर पाते हैं। फिर है शिक्षक मानसिक रूप से तैयार हो जाता है, यानी शिक्षक को ये पता रहता है कि अंदर साल भर को मेरे को ये करना है, वो निश्चित होकर वो पढ़ाता है, यानी बेफिक्र होकर पढ़ाता है। ये नहीं रहता उसको चिंता कि मेरा अब जो पाठ्यक्रम में पूर्ण होगा या नहीं, यानी उसने पहले योजना बना ली तो उसके अनुसार वो सिलेबस पूरा करवा देता है। फिर है विद्यालय के भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का पूर्ण उपयोग, यानी जो विद्यालय में जितने भी संसाधन है, मानवीय है या फिर जो भौतिक है, उन सबका वो पूर्ण रूप से उपयोग कर पाता है। कब करेगा? जब उसने पहले से वार्षिक योजना बना रखी है, यानी उस साल भर में उसने किसका जो कौन से आपके अध्यापक है, ठीक है, उनका वो सहयोग लेगा, कौन से जो भौतिक वस्तुएं हैं विद्यालय के अंदर उनका वो उपयोग करेगा, उन सबका जो उल्लेख है वो किसमें करता है? वार्षिक योजना में करता है। फिर है लचीलेपन के कारण संशोधन या परिवर्तन, यानी कई बार क्या होता है वार्षिक योजना के अंदर भी हमें बदलाव लाने होते हैं, कई बार कोई घटना घटित हो गई या फिर कोई भूकंप बाढ़ आ जाता है, तो हम क्या करते हैं उसमें संशोधन भी करते हैं, उसको कई बार कमियां रह जाती है वार्षिक योजना में, तो हम उसको परिमार्जित करके संशोधित रूप में नया बना सकते हैं, क्योंकि वो क्या है लचीली होती है। फिर है छात्र के सर्वांगीण विकास नहीं होता, यानी जो शारीरिक, मानसिक और भौतिक और सामाजिक इस प्रकार का विकास विद्यार्थी का हो, हम ये चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है वार्षिक योजना हमारा सहयोग करती है और हम छात्र का जो सर्वांगीण विकास है वो कर पाते हैं। फिर है निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, यानी जो हमारा शिक्षण है वो कैसा बन जाएगा? निदानात्मक और उपचारात्मक बन जाता है, किसके कारण? वार्षिक योजना के कारण, ठीक है। फिर है सत्र पर्यंत अवकाश पर्व उत्सवों की जानकारी, साल भर में हम हमारे पास कौन सी छुट्टियां आएंगी और कौन से पर्व और उत्सव आएंगे, उन सब की हमें पहले से जानकारी मिल जाती है। एक तरह का क्या हो जाएगा कैलेंडर मिल जाता है, उसके अनुसार हम जो छुट्टियों को ध्यान में रखकर जो कालांश है उनको निर्धारित करके हम समय सीमा के अंदर ही पाठ्यक्रम पूर्ण करवा पाते हैं। फिर है दायित्व के प्रति जागरूकता, वार्षिक योजना बनाने से ये पता लगता है कि मेरा ये दायित्व है कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, ये इकाई पढ़ाऊंगा, तो वो अपने दायित्व का बोध हो जाता है। कई बार क्या होता है एक ही सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए दो टीचर होते हैं कई स्कूलों में, तो उनको पता लगता है कि ये मेरा जो दायित्व है उसके प्रति वो जागरूक हो जाते हैं और उन सब्जेक्ट के अनुसार इकाईवार उसको अपने आप बांट लेते हैं। अपने हिस्से का सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट का जो इकाई है बांट लेते हैं और एक एक इकाई अलग अलग टीचर पढ़ा लेता है। अच्छी वार्षिक जो योजना होती है उसकी क्या क्या विशेषता है वो देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एनुअल प्लान, यानी इसमें क्या है? पहली विशेषता कक्षा और विद्यालय संसाधन के अनुसार, यानी ये जो योजना होती है कक्षा कौन सी उसके अनुसार बनाई जाती है और विद्यालय के पास क्या क्या संसाधन उपलब्ध है, कक्षा में कौन कौन से आपके पास संसाधन उपलब्ध है, उसके अनुसार ये योजना बनाई जाती है ताकि वो लक्ष्य जो उद्देश्य आपने बनाए हैं उनकी प्राप्ति हो सके समय पर। फिर है अन्य विषय के अध्यापकों के साथ संबंध में, यानी जो दूसरे सब्जेक्ट टीचर है उनको भी हम अपने लेसन प्लान के अंदर जो वार्षिक जो योजना है उसके अंदर हम उनको जोड़े, ताकि जो कोई टॉपिक अगर दोनों सहम हो तो सहम हो जाएगा, दोनों में से कोई एक अध्यापक उसको पढ़ा लेगा, ठीक है। फिर लचीली, जिसमें क्या हम संशोधन या परिवर्तन संभव हो, यानी जो वार्षिक योजना ऐसे होनी चाहिए कि उसमें लचीलापन हो, जिससे कई बार कोई समस्या आ जाए तो उसमें परिवर्तन कर ले और उसको संशोधित करके काम में ले सकते, ठीक है, वार्षिक योजना। फिर पाठ्य सहगामी क्रियाओं का पूरा ध्यान, यानी खेलकूद है, चित्रकला से संबंधित है, नृत्य है, संगीत है, इन जो गतिविधियां हैं जो विद्यार्थियों की जो सर्वांगीण विकास करने वाली है उनका भी क्या स्थान हमारी वार्षिक योजना में होना चाहिए। फिर है उपचारात्मक शिक्षण
और निदानात्मक परीक्षण को स्थान, यानी उपचारात्मक शिक्षा में कोई समस्या आ गई तो विद्यार्थियों के रूप में उपचार किया जा सके, और परीक्षण ऐसा हो, यानी जो मूल्यांकन करोगे आप वो ऐसा हो जो उसका निदान कर सके, यानी विद्यार्थी जो भी समस्या आती है उनको आपको ही संभालना है, किसके द्वारा, वार्षिक योजना के द्वारा। फिर है अवकाश पर्व उत्सव की सूची, यानी जो भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा जो तय किए गए उत्सव अवकाश उनकी सूची भी क्या है आपकी वार्षिक योजना में लिखी जानी चाहिए। फिर है सत्र के समय व कार्य दिवसों का ध्यान, यानी छुट्टियों का ध्यान तो रख लेते हैं पर उसमें कितना समय है हमारे पास, कितने पीरियड हम पढ़ा पाएंगे उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, कितने कार्य दिवस होंगे, 280 दिन हो गया, 280 दिन से ज्यादा होंगे, उसके अनुसार हम पढ़ाना जारी रखते हैं। फिर है छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान, यानी कोई बच्चे होशियार होते हैं, कोई खेलकूद में आगे होते हैं, कोई औसत बच्चे होते हैं, उन सबको हमें वार्षिक योजना में ध्यान रखना पड़ता है, उसके अनुसार हमें जो पढ़ाने की जो गति है वो बनाए रखनी पड़ती है। ऐसे नहीं कोई होशियार बच्चे तो तेजी से पढ़ा दिया, या फिर मंद बुद्धि के बच्चे ज्यादा है तो बिल्कुल धीरे धीरे हम पढ़ा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वार्षिक योजना के जो सोपान है, क्या क्या उसके चरण है बनाने वाले, ठीक है, वो देखते हैं। पहला है सत्रीय विभाजन, एक पूरा जो सत्र है एक साल में आप क्या क्या पढ़ाओगे, यानी एक जो वर्ष है, ठीक है, एक सत्र है उसको आपको कैसे बांटना है, यानी स्टार्ट होगा आपका 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक वो रहेगा, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वो रहेगा। इसको 3 भागों में बांटोगे, ठीक है, पहला आपका स्टार्ट लगा 1 अप्रैल से सितंबर तक, फिर अक्टूबर से दिसंबर, फिर जनवरी से मार्च तक, 3 भागों में बांटोगे। फिर है इकाई का विभाजन करोगे आप, यानी विषय वस्तु को 3 भागों में बांटोगे, क्योंकि आपने सत्र को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है ना, तो यहाँ भी आप 3 भागों में बांटोगे, जिसमें आपका अध्यापन, जांच और परीक्षा, दोहरान और सुधारात्मक शिक्षण शामिल है। यानी कोई बच्चा अगर आपने पढ़ा दिया, उसकी जांच कर ली, फिर उसकी परीक्षा करवा ली, उसका दोहरान करा दिया, कोई कमी रह गई तो उसका सुधारात्मक शिक्षण भी आपको करना हो। फिर इकाई के उद्देश्य निर्धारित करने होंगे, ज्ञान अनुभव, ज्ञान उपयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृद्धि, ठीक है, इकाई उद्देश्य के व्यवहार का परिवर्तन भी आपको लिखने होंगे उसके अंदर, ठीक है, प्रत्येक इकाई के। फिर कितने कालांश है प्रत्येक इकाई, यानी प्रत्येक इकाई में कितने कालांश मिलते हैं आपको, ये जो इकाइयां हैं आपने यहाँ पे है उसमें आपको कितने कालांश पढ़ाने को मिल रहे हैं, एक एक इकाई के आपको लिखने होंगे। फिर है कार्य दिवस प्लस अवकाश प्लस पर्व और प्लस त्योहार, इनको भी आपको ध्यान रखना है, कितने कार्य दिवस मिलेंगे तो उसके अनुसार आपको कालांश पता लग जाएगा, ठीक है। और अवकाश कितने मिल रहे हैं, यानी जो कार्य दिवस अगर आपको 280 से कम हो रहे हैं या 280 प्लस ज्यादा हो रहे हैं वो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। कितने पर्व आएंगे, त्योहार आएंगे, छुट्टियां आएंगे, उनका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर है 7वां और अंतिम मुख्य बिंदु क्या है, जो कम से कम एक जो वार्षिक योजना है उसमें होनी ही चाहिए। पहला है सत्र का आरंभ कब से कर रहे हो, यानी आप 1 अप्रैल से कर रहे हो, ठीक है। फिर सत्रांत है आपका 31 मार्च हो गया, यानी उसको आपको दिनांक को पूरा बताना पड़ेगा, ये वार है इस दिन पूरा हो जाएगा, ठीक है। फिर है शैक्षिक कैलेंडर से विद्यालय के जो कार्य दिवस कितने हैं वो आपको गणना करने होंगे, यानी कम से कम 280 दिन तो होंगे ही, उससे ज्यादा हो जाए तो फायदा है। फिर कुल कालांश कितने होंगे भाई, 280 तो 280 कालांश तो होंगे। कई बार गणित और विज्ञान और इंग्लिश है उनके क्या होते हैं एक दिन में ही क्या है, जैसे एक सप्ताह में उनके 9 पीरियड आ जाते हैं किसी के, ठीक है, 3-3 पीरियड बढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है। उस हिसाब से उनके तो क्या है 280 से ज्यादा होंगे, ठीक है। फिर है कुल इकाइयां हैं उनका भी उल्लेख करना होगा, जिसमें क्या है उप इकाइयां भी बनानी होगी, इसमें और भी सब जो यूनिट है वो भी आपको बनानी होगी, उसका भी उल्लेख करना होगा, यानी ये 5 चीजें हैं आपको कम से कम लिखनी ही होगी, ठीक है। अब हम जो वार्षिक योजना है उसका जो प्रारूप है आप कैसे बनाओगे उसका एक संक्षिप्त रूप देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखोगे वार्षिक योजना कौन सी कक्षा ले रहे हैं उसका नाम, ठीक है। सत्र कब से कब तक का है, ठीक है। सत्र आपका जैसे 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हो रहा है तो 31 मार्च 2021 तक आप मान, ठीक है। फिर विषय जो आप सामाजिक अध्ययन या दूसरा सब्जेक्ट वो आप लोगे, इधर आप क्या लिखोगे कालांश, ठीक है। 200 कम से कम लगे जाएंगे या 280 तक आप समझा सकते हो उसको। इधर सबसे ऊपर सत्र, यहाँ पे इकाई या उप इकाई से इधर उद्देश्य, कालांश और व्यवहार कर परिवर्तन जो विद्यार्थियों के अंदर आएंगे। फिर जो प्रथम सत्र होगा आपका, ठीक है, जो अप्रैल से सितंबर तक चलता है उसको हमने 3 भागों में बांट दिया है उसको भी, ठीक है। अप्रैल से मई, फिर जुलाई से अगस्त और सितंबर अकेला रख दिया। देखो अप्रैल से मई, यानी मई के बाद
छुट्टियां पड़ जाएगी 16 मई के बाद, तो हम क्या करते हैं, जो मई और से जून तक का हिस्सा हम नहीं लिखते, ठीक है, क्योंकि हमें छुट्टियों की भी क्या है गणना करनी है, उसको अलग रख के जो हमारे पास समय है उसका सदुपयोग करना है। यानी पहली, दूसरी, तीसरी 3 यूनिट है, 3 इकाइयां हैं हमने यहाँ पर ली है, और उप इकाइयां अगर इसके अंदर और हो तो उनका नाम भी आपको इसमें लिखना है। इधर हमारे जो उद्देश्य है, ज्ञान, अनुभव, ज्ञान, उपयोग, कौशल, अभिरुचि, विकृति, सभी हम कौशल जो उद्देश्य है वो ले लेंगे। जो कालांश है उतनी यहाँ पर संख्या लिख दी। जो व्यवहार में परिवर्तन है, ठीक है, जिन उद्देश्यों के वो भी यहाँ पर लिख देंगे। फिर आपका जो द्वितीय सत्र है वो अक्टूबर से स्टार्ट होगा, नवंबर और दिसंबर तक चलेगा, ठीक है। इसके अंदर आपकी जो इकाइयां हैं वो लिख दोगे। अगर आप अर्धवार्षिक परीक्षा कराते हो या टेस्ट करवाते हो तो वो भी यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है। इधर आपके वही उद्देश्य, कालांश और व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। फिर है तृतीय सत्र, जनवरी और फरवरी, फिर मार्च और अप्रैल तक चलेगा, ठीक है। तो जनवरी फरवरी हमने 7वीं यूनिट करवा दी और मार्च में 8वीं यूनिट करा के जो किताब है कंप्लीट करवा दी। तो उसके बाद हम अपने स्तर का जांच करवा लेंगे, उसकी फिर रिवीजन करवा लेंगे बच्चों से दोबारा, और फिर जो वार्षिक परीक्षा है वो आपकी अप्रैल में होती है, ठीक है, उसको अलग ही हमने लिख दिया, ठीक है। जांच के लिए हमने 3 कालांश ली और पुनरावृत्ति के लिए 5 कालांश तय कर लिए हैं, या फिर जितनी यूनिट है तो आप 8 यूनिट भी है तो उस हिसाब से एक पीरियड के 8 कालांश आप लिख सकते हो। वार्षिक परीक्षा के लिए 1 हो जाता है, तो क्योंकि काफी लंबी चलती है वार्षिक परीक्षा, और 1 ही कालांश में हो जाती है, आप 1 कालांश मानोगे 3 घंटे का। फिर इधर आपके जो व्यवहार में परिवर्तन है वो भी आप यहाँ पर लिखोगे और इधर आपके उद्देश्य आएंगे, ठीक है।